मुझे ग्रैंडपा दादा के घर का रास्ता ज़बानी याद था। 1 घंटा हाईवे पर लगता था और उसके बाद मज़ीद 1 घंटा देहाती इलाके की छूटी सड़कों पर, जहां पहुंचने पर दाहिनी हाथ की तरफ मकामी जंगलात का सिलसिला शुरू होने लगता था, जबकि बाईं तरफ सबसे नज़दीकी कस्बा दिखाई था। यहां से ग्रैंडपा का घर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट दूर रह जाता था। जब हम यहां से गुजरते थे तो यहां 3 बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे नजर आते थे। एक साइन बोर्ड इस्कात हमल के खिलाफ थे, दूसरा गुमशुदा अफराद के बारे में और तीसरा तलाकों के वकील के बारे में था, जो गुज़िश्ता 5 साल से जूं का तुम अपनी जगह पर लटका हुआ था। ग्रैंडपा की वसीओ अरीज ज़मीनों फार्म के किनारे पर जंगला लगा हुआ था, जिसके साथ गुलाबी रंग का एक ऊंचा सा बांस जमीन में गड़ा हुआ था। बचपन में ग्रैंडपा की ज़मीनों की वसअत मुझे लामुतनाही लगती थी। जिन दिनों ग्रैंडपा को पता होता था कि मैं वहां आने वाली हूं, तो वो इस गुलाबी बांस पर एक गुब्बारा लटका दिया करते थे और फिर मैं उनके साथ ट्रैक्टर पर बैठकर इसे उतारने जाती थी। गुब्बारा उतारने के बाद हम दोनों दादा पोती खिंजरोहे बकरियों और गायों को देखने जाते थे। ये जानवर तादाद में ज्यादा नहीं थे और उन्हें भी ग्रैंडपा ने सिर्फ मेरी खुशी के लिए पाला हुआ था, मगर वो सब निहायत सेहतमंद और खुश व खुर्रम होने के अलावा मुझसे खूब हिले हुए थे। ग्रैंडपा की असल आमदनी सूना उगलती मकई की फसलों से होती थी, जो उनके घर के पीछे एक्टरों पर फैली हुई थी। मुझे अकेले मकई की उन खेतों में खेलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ग्रैंडपा और मेरी डैडी और मम्मी का ख्याल था कि वो तन्हा फिरना मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि मैं मकई के इस समंदर में गुम हो सकती थी या फिर डंटेलुहे में फंसकर मेरे ज़ख्मी होने का इम्कान था। मगर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब मैं ग्रैंडपा के यहाँ रुकती थी तो हर वक्त अपनी पसंदीदा बिक्री सेलीमाई के साथ खेलती रहती थी। सेलीमाई एक छोटी सी बहुत खूबसूरत बिक्री थी, जो मेरे आगे पीछे फुरती रहती थी और मुझे हल्के हल्के अपने सर से टहोके देकर गाजरों का मुतालबा करती थी। मुझे याद दिलाती थी कि आज मैंने इसकी थोड़ी पर नहीं खुजा है। ग्रैंडपा के घर सिर्फ एक टीवी था, जिस पर 5 चैनल लगा करते थे, मगर मैं बहुत कम टीवी देखती थी, क्योंकि घर से बाहर हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए मौजूद रहता था। कभी मैं पा का कोई काम निपटाती तो कभी मुझे किसी नई जगह को जाकर खोजना होता था और कभी किसी पालतू जानवर के साथ खेलना। इस तरह मैं सुबह से लेकर रात तक अपनी ही धन में मगन रहती थी। मेरा ख्याल है पाप अपने 7 पोते पोतियों में सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे और मेरे लिए दुनिया में इस वक्त उनका फॉर्म किसी जन्नत से कम नहीं था। इसलिए जब डैड का माँ के साथ एक दूसरे शहर में किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था तो इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी कि इस दौरान मैं कहाँ रहूंगी। हेज़ल, तुम ग्रैंडपा के पास रालोगी ना? जब हम इस गुलाबी बांस के पास से गुजरे, जिस पर पा ने मेरे लिए खुश आमदीद कहने वाला गुब्बारा लटकाया हुआ था, तो डैड ने कार के अकबी आईने में मुझे देखते हुए पूछा। मैं जवाब में बस कंधे उचक्का कर हंस पड़ी। खुशी मेरे अंग अंग से फूट रही थी। तुम दादा पोती इस सारे हफ्ते किया करोगे? माँ ने अपनी सीट पर मुड़ते हुए मुझे मुस्करा कर देखा। मैं सेलीमाई के साथ खेलूंगी, दरिया किनारे जाऊंगी, गाय का दूध दोहूंगी और खंजीरों को चारा डालूंगी। और मेरे उन कामों की फहरिस्त का सिलसिला इस वक्त खत्म हुआ जब डैड ने कार ग्रैंडपा के घर से दरवाजे के सामने रोकी। पा दरवाजे पर ही खड़े थे और उन्होंने जी भर कर मुस्कुराते हुए हम सबको बारी बारी गिले से लगाया। थैंक्स पोप, डैड ने कहा। आपको ये 8 साला पोती परेशान तो नहीं करेगी? सोच लें, इसने पूरे 4 दिन आपका दिमाग खाना है। फिक्र नहीं करो, हम दोनों के पास करने के लिए कामों का एक ढेर पड़ा ही। ग्रैंडपा ने गोया डैड के सीने से फिक्र एक भारी पत्थर हटाते हुए कहा। मैं भी गर्दन हिलाते हुए अपना छोटा सा सूटकेस घुसेटी हुई अंदर चली गई। मैं बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि माँ और पा जाएं तो मैं अपनी देहाती सरगर्मियों का सिलसिला शुरू करूं। माँ मेरे पीछे दौड़ती हुई आईं और मुझे किस कर अपनी गोद में भर लिया, मगर मैं हंसती कुलबुलाती उनकी आगविश से निकल भागी। दरअसल बात यह थी कि माँ और पा ने कभी इतने दिनों तक मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, और अब जब के अलविदा कहने का वक्त आ गया था तो उनके चेहरों पर तशवीश के साए लहराने रहे थे और वो दिल ही दिल में अपने इस फैसला पर नजरसानी का सोच रहे थे। मगर ग्रैंडपा ने हंसते हुए कहा, अरे इसे कुछ नहीं होगा और हम दोनों खूब मजे करेंगे। हाँ, अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे ले जाकर मकई के खेत के बिल्कुल बीच में डाल यूहेगा, जहाँ भालू की शक्ल वाला भूत रहता है। पाकी इस बात पर हम सब खूब हंसे और बालाखर माँ और पा वहां से रवाना हो गए। मैंने अपना सामान अंदर रखा और फिर पा मेरा हाथ पकड़कर मुझे ट्रैक्टर की जानिब ले गए। सबसे पहले हमने गुलाबी बांस से गुब्बारा उतारा और मैंने इसकी डोरी निहायत एहतियात से अपनी कलाई से लपेट ली।
इसके बाद हम पूरी रफ्तार से खंजीरों के बाड़े की तरफ गए, जहां पा ने मेरे हाथ में उन जानवरों के खाने का चारा थमाया जो मैं थोड़ी देर तक उनके आगे डालती रही। दरअसल ये दो मादा खंजरनियां थीं जिनका नाम पा ने ग्रिटल और मोटी बेब रख छोड़ा था। वो दोनों मुझे देखकर दौड़ती हुई मेरे पास आईं और मैं उनके पास अकड़ों बैठकर उनके पेट से हिलाने लगी। वो दोनों इत्मीनान से आंखें बंद किए मुझसे चिमटी मज़े से चारा चबाते हुए खरखर कर रही थीं। इसके बाद हम गाय और बकरियों के बाड़े में गए। ये एक बड़ा सा अहाता था जिसके अंदर गाय और बकरियां मज़े से घूमती रहती थीं। जैसे ही सेली माई ने ट्रैक्टर के आने की आवाज़ सुनी, वो कलांच भरती हुई इहाते के दरवाजे पर आई। इस दौरान वो जोर जोर से मुमानी के साथ अपना सर झटक झटक कर अपनी मसर्रत का इजहार कर रही थी। इससे पहले मैं पूरी तरह ट्रैक्टर से उतरकर संभल पाती, सेली माई मेरे पेट में अपना सर गेसड़ी उछल रही थी। इस दिन हम दोपहर तक बाहर फार्म पर रहे। सबसे पहले हमने जानवरों की देखभाल की और फिर शाम के खाने के लिए खेतों से ताज़ा सब्जियां तोड़े। पा अपने साथ मुर्गी का तला हुआ गोश्त लाए थे, जिसे हमने अकबी सह में बैठकर खूब पेट भर कर खाया और डूबते हुए सूरज का नज़ारा किया। आज रात तुम पढ़ने के लिए क्या लाई हो? पा ने घर के अंदर जाने के बाद मुझसे पूछा। पापीर सुकोड़ी अपनी आराम कुर्सी में बैठे थे और उनके हाथ में मामोहे की किताब थी। हम दोनों ही को पता था कि किताब हाथ में थामते ही पा की आंखें नींद से बोझल हो जाएंगी और वो खर्राटे भरना शुरू कर देंगे। मैं इस बात पर उन्हें खूब छेड़ती थी। मैं एक कहानी पढ़ूंगी जिसमें माँ बाप से महरूम बच्चों का तज़किरा ही, मैंने उन्हें जवाब दिया और फिर खुद भी काविज पर गड़ी मुड़ी होकर लेट गई। अच्छा हाँ, ये स्कूल की किताब है जो हमें मौसम गर्मा के सेशन में पढ़ाई जाती है, मगर ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। गुड ग्रैंडपा ने कहा और फिर से किसी मुअम्मे को हल करने की कोशिश में जग गए। रात के पा के फॉर्म पर मुकम्मल तरीन खामोशी छा जाती थी। मैं अपने घर में रात के वक्त कारों की आवाज़ों, कुत्तों के भौंकने के शोर, पड़ोसियों की हलचल वगैरह सुनने की आदी थी, मगर यहाँ सिवाय झींगरों के शोर के और कोई आवाज़ नहीं थी। बस कभी कभार हुआ का कोई आवारा झोंका अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए गुजर जाता था, जिसके हमरा अक्सर किसी जानवर की सदा भी सुनाई देती थी, मगर उसके सिवा और कुछ भी नहीं। जब मैं इस खामोशी को गौर से सुनती थी तो मेरे दिल पर घबराहट सी होती थी, मगर जब पा मेरे पास बैठे लैंप की रोशनी में जाग रहे होते थे तो मुझे इसी खामोशी से एक गूना सुकून भी मिलता था। इस रात पा की आंख लगी ही थी और मैं अपने कंबल के अंदर घिसी किताब हाथ में थामे पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि यकलख्त ग्रिटल और मोटी बेब के बुरी तरह चीखने की आवाज़ आई। किताब मेरे हाथ से गिरते गिरते बच्ची और पा एक झटक से आंखें खोले कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनके हाथ से पेंसिल गिरकर फर्श पर लुढ़क गई। मैंने उनकी तरफ देखा। रुत बेयकीनी और खौफ से मेरे दांत भयंचे हुए थे। घबराओ नहीं हैज़ल, लिट पा ने तेजी से अपने पैरों पर खड़े होते हुए मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। लगता है कोई लक्कड़ भगा उन दोनों खिंजरनियों को डरा रहा है। डरना नहीं, अभी मैं इसे भगा कर आता हूँ। मगर मैंने अच्छी तरह महसूस किया कि गैर यकीनी पा के लहजे में चुगली खा रही थी। मैं जितनी बार भी पहले पा के यहाँ रहने आई थी, मैंने कभी ग्रिटल और मोटी बेब को इतनी भयानक आवाज़ों में चीखते नहीं सुना था। मगर इस वक्त उनकी आवाज़ें बहुत तेज़ थीं और बहुत गैर मामूली तरह हुआ को काटती और चीरती हुई महसूस हो रही थी। जब पा कमरे से बाहर निकले तो मैं भी उनके पीछे पीछे भागती हुई आई। पा अपने औजारों वाले कमरे में गए और वहां से अपनी शॉटगन, कारतूस और फ्लैश लाइट उठाई। क्या आप लक्कड़ बेगी को गोली मार देंगे? मैंने पूरी जान से लरसते हुए पूछा। हो सकता ही, उन्होंने तशवीशनाक लहजे में जवाब दिया। फिर उन्होंने कारतूस शॉटगन में डाले और मुझसे कहा कि मैं घर में रहूं। नहीं पा, मैं बुरी तरह चीखी। ग्रिटल और मोटी बेब की उन भयानक चीखों को सुनने के बाद घर में तन्हा रहने का तसव्वुर भी मेरे लिए रूफरसा था। ऐसा लगा जैसे पा इस बात पर मुझसे बहस करना चाहते हैं, मगर इसी असना में गायों के भी बुरी तरह चलाने की आवाज़ें सुनाई दी। ग्रिटल और मोटी बेब की तरह गायों की आवाज़ें भी निहायत वहशतनाक थीं और फिर उनकी इवज़ुहे के साथ मज़ीद दो आवाज़ें और बुलंद हुईं। पा ने मुझे अपना ख्याल रखने को कहा और लंबे लंबे डग भरते दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने आज से पहले उनके चेहरे पर ऐसे पथरीले तासुरात नहीं देखे थे। मैं एक लम्हा रुकी, मगर जैसे ही दोनों में से एक खंजीरनी की चीख एक बार फिर उभरी, में एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर पा के पीछे अंधाधुंध भाग उठी। ग्रैंडपा, हमें चलाई। मैंने तुमसे घर में रहने को कहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। पा ने मुझे मोड़कर के दांत पर दांत जमाए और सर हिलाकर मुझे अपने साथ आने का इशारा किया।
मेरे साथ ही रहना। हम सबसे पहले खंजीरों वाले बाड़े की तरफ भागे। पा ने फ्लैश लाइट मुझे थमा दी थी, जिसे मैं चारों तरफ घुमा घुमा कर अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी। दोनों खिंजरनियां आमतौर पर पा की सीटी की आवाज़ सुनते ही दौड़ती हुई हमारी तरफ आती थीं, मगर इस रात मेरे कानों ने मिट्टी पर उनके खुरों की आवाज़ नहीं सुनी। हमारे कानों में सिर्फ उनके चीखने की आवाज़ें पड़ रही थीं। बिलाखर फ्लैश लाइट बाड़े के मरकज़ में उन दोनों के ऊपर पड़ी। मोटी बेब ने अपने दांत ग्रीटल के कान में जमाए हुए थे। ग्रीटल बुरी तरह चीख रही थी, मगर उसकी गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई थी और उसने अपने दांतों से मोटी बेब की गर्दन से गोश्त का एक लोथड़ा नोच लिया था। उन दोनों के जिस्म जख्मों से चूरते ही उनके मुंह से सुर्ख झाग निकल रहे थे और उनकी आंखें दीवानगी के आलम में इधर उधर चल रही थीं। पा ने इन दोनों का नाम पुकारा, मगर उन्होंने हमारी तरफ देखा तक नहीं। वो दोनों दिल शिगाफ चीखें मारती हुई बस दीवाना वार एक दूसरे को भून भवरे जा रही थी। पा ने मेरे बाजू से मुझे पकड़कर पीछे घसीट लिया और हम दोनों भागते हुए गाय और बकरियों के बाड़े की तरफ गए, जहां से मजीद भयानक चीखें रात का सीना चाक किए दे रही थीं। लेडी पा की सबसे पुरानी और पसंदीदा गाय दरवाजे के पास पहलू के बिल पड़ी हुई हुआ में लातें चला रही थीं और दो बकरियां बार बार अपने सींग इसके पेट में उतार रही थीं। हमारे दाहिनी तरफ से एक और बिक्री की अजियतनाक चीख बुलंद हुई और मैंने तेजी से इस पर फ्लैश लाइट डाली। वहां का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। सेलीम आई जमीन पर पड़ी हुई थी और एक दूसरी गाय इसका अपने खुरों से भुरता बना रही थी। मैं बुरी तरह चलाई और पास से लिपट गई। वो सेली को जान से मार रही ही मैंने सिसकियां भरते हुए उनसे कहा, मगर इससे पहले कि वो कुछ करते वो दीवानी गाय अपने पिछले पैरों पर मुमकिना हद तक खड़ी हुई और फिर पूरी ताकत से अपने खुरों से सेली का सर कुचल दिया। हड्डी तलकने की आवाज़ बुलंद हुई और सेली माई की नाक, आंखों और कानों से खून के फवारे फूटने लगे। गाय ने 4 मर्तबा इसी तरह इसका जिस्म कुचला और मेरी आंखों के सामने सेली माई हमेशा के लिए साकित हो गई। मैं बुरी तरह रोते हुए पीछे हट गई। मेरे कान जानवरों के शोर से फटे पड़ रहे थे और मेरे रुखसारों पर इन सोहे की कतारें बह रही थीं। मैंने एक बार फिर फ्लैश लाइट उठाकर घर वापसी का रास्ता देखने की कोशिश की। मैं इस वक्त सिर्फ घर वापस जाना चाहती थी। मुझ में अब इस शोर को सुनने की मजीद हिम्मत नहीं रही थी। मगर मुझसे चंद गज के फासले पर तारीकी में किसी चीज़ ने हरकत की, मगर इस तक फ्लैश लाइट की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी और मैं अपनी जगह साकित हो गई। ग्रैंडपा, मुझे नहीं पता कि पा ने भी इसे देखा था या नहीं, मगर उन्होंने मुझे कमर से पकड़कर उठाया और फिर पूरी रफ्तार से घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। हम खंजीरों के पास से गुजरे, जहां मैंने देखा कि ग्रिटल मोटी बेब के ऊपर खड़ी दांतों से इसके आंतें नोच नोच कर पेट से बाहर निकाल रही थी। घर का पिछला दरवाज़ा हमारी आंखों के सामने था। हमें घर तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ सब्जियों वाले बाग से गुजरना था, जहां हम दरवाजे लाक करके महफूज हो सकते थे। मगर फ्लैश लाइट पर मेरी गिरफ्त हल्की सी कमज़ोर हुई और एक झटके से इसका रुख ज़मीन की तरफ हो गया। मगर जैसे ही हमारे सामने की ज़मीन रोशन हुई, मेरे हल्क से एक बार फिर एक दिलदोज़ चीख निकली। बाजू, दर्जन भर इंसानी बाजू हमारे दोनों तरफ लगे पेड़ों से हमें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए सांपों की तरह कुलबुला रहे थे। उनकी उंगलियां बार बार खिल और बंद हो रही थीं, जैसे वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए बेचैन हो। जब रोशनी उनके ऊपर पड़ी तो वो सब मुड़े और हमारी तरफ को फैल गए। नहीं, ग्रैंडपा के हल्क से इंतहाई बेयकीनी की हालत में ये वाहिद लफ्ज़ अदा हुआ, मगर साथ ही उनके पांव यकलख्त किसी चीज़ में उलझे और हम दोनों बुरी तरह ज़मीन पर गिर गए। मैं चलाई और फ्लैश लाइट मेरे हाथ से छूटकर मेरे बराबर में आन पड़ी, जिसकी रोशनी का रुख पा की तरफ था। मैंने देखा पा का रंग धुले हुए लट्ठे की तरह सफ़ेद हो रहा था। उनके चेहरे से झुर्रियां लटक रही थीं और उनकी आंखें उनकल बुलाते हुए बाजुहे पर जिमी हुई थीं। धीरे धीरे जब खौफ और उलझन की धुंध थोड़ी सी कम हुई तो मैंने देखा कि ग्रैंडपा काफ पीछे एक हैवला खड़ा हुआ था। वो एक आदमी की तरह था, मगर मैंने आज तक इतना लंबा आदमी नहीं देखा था। लंबे कद के अलावा इसका जिस्म इंतहाई ताकतवर और पहलवानों की तरह चौड़ा था। पा अभी तक इसकी मौजूदगी से लाइल्म थे, मगर जब इसने पा की तरफ एक कदम बढ़ाया और मजीद रोशनी इस पर पड़ी तो मैंने देखा कि इसके गर्दन पर जो सर रखा था वो इंसानी नहीं था। वो एक बड़े भूरे रीछ का सर था, जिसकी एक आंख जख्म खुर्दा होने की वजह से बंद थी। मैं जानती थी मुझे इंतहाई दहशतज़दा होना चाहिए थे। मुझे पा को इस हियोले के बारे में खबरदार करना चाहिए था और मुझे एक आम बच्ची की तरह चीखना चिल्लाना चाहिए था, मगर मैंने जब इस
मखलूक के चेहरे पर नज़र डाली तो मेरे वजूद में एक अजीब तरह का सुकून उतर आया। तुम्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, मैंने ये अल्फाज सुने नहीं मगर अपने जहन में महसूस किए। मुझे नहीं पता कि ये एक आवाज़ थी या सिर्फ एक ख्याल। मैंने आज से पहले ऐसी कैफियत महसूस नहीं की थी। तुम एक मासूम हो, मैं इस आवाज़ से कहना चाहती थी कि ग्रैंडपा भी मासूम हैं, मगर मेरे होंठों ने हिलने से इनकार कर दिया। इस मखलूक ने अपने भारी भरकम बड़े बड़े हाथ बढ़ाए और ग्रैंडपा को ज़मीन से बेवज़न गुड्डे की तरह उठा लिया। इसने पा को उठाकर सब्जियों वाले बाग में फेंक दिया और पा इस दौरान दम निकलते हुए बकरे की तरह चीखे। जैसे ही वो वहां ज़मीन पर गिरे उन बाजुहे ने उन्हें दबोच लिया। मैं वहां बैठी रही और देखती रही। मेरी आंखों सुकून की कैफियत से बंद हुई जा रही थीं। वो तमाम बाजू सांप की तरह ग्रैंडपा से लिपट गए और उन्हें ज़मीन के अंदर खींचना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मिट्टी ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया और उनकी चीखें घट कर रह गईं। वो जो कोई भी था वहां इस वक्त तक खड़ा देखता रहा जब तक तमाम बाजू और पा ज़मीन में गायब नहीं हो गए, और फिर यकलख्त वो मुड़ा और रात की तारीकी में हुआ में गुम हो गया। मगर जैसे ही वो गायब हुआ मेरे जिस्म और जहन पर तारी इस सुकून की चादर भी अचानक उतर गई। 911 की ऑपरेटर बमुश्किल मेरी बात समझ सकी। इस मखलूक के गायब होने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई और भागती हुई घर के अंदर गई, जहां मैंने किसी मामूल की तरह फ़ोन उठाकर इस नंबर को डायल किया था। मैं फ़ोन पर पागलों की तरह रो रही थी और बमुश्किल इतना कह पाई, ग्रैंडपा को ज़मीन निगल गई। थोड़ी देर के अंदर अंदर घर के बाहर आग बुझाने वाली गाड़ियां और तिब्बी इमदादी अमले के अराकीन पहुंच चुके थे। उनका ख्याल था कि शायद मेरे दादा को दिल का दौरा पड़ा है, और मैं इस बात को ना समझते हुए ऑपरेटर को असल बात से आगाह नहीं कर पाई हूँ है, मगर थोड़ी देर बाद वो मेरी बात का मतलब समझ गए। ग्रैंडपा ज़मीन के अंदर थे। उन्होंने बाग की ताज़ा जती हुई ज़मीन को इस जगह पर खोदा जहां मैंने पा को आखिरी बार देखा था। उन्हें तकरीबन 6 फुट तक ज़मीन खोदनी पड़ी। पा का मुर्दा जिस्म नाखूनों की गहरी गहरी खराशों से भरा पड़ा था। उनकी टांगें और बाजू जिस्म से उखड़े हुए थे, मगर इस गले में 6 लाशें और भी थीं। मुझे दोनों उन जंगलात में हाइकिंग के लिए आई थीं और फिर उन्हें गोया ज़मीन खा गई थी। ये वो कस्बा था जिस पर इस वक्त मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी थी जब इसकी कौंसिल ने लापता लड़कियों के हवाले से इसके नुमाइंदों से रुजू किया था। मगर इस गुलाबी बांस के पास से एक मकामी 21 साला अमरीकी रेड इंडियन लड़की डैना भी लापता हुई थी। डैना इस वक्त लापता हुई जब वो करीबी शहर जाने के लिए इस गुलाबी बांस के पास लिफ्ट लेने खड़ी हुई। क्यों? इस दिन इसकी माँ को कहीं काम से जाना था और वो इसे शहर नहीं ले जा सकती थी। डैना के घर वालों और दोस्तों ने सालों इसे तलाश किया, मगर उनकी किसी हुकूमती इदारे या मीडिया ने कोई मदद नहीं की, और वो हर साल मकामी हुकूमत को इस साइन बोर्ड का टैक्स अदा करते रहे जिस पर उन्होंने इस उम्मीद में गुमशुदा डैना की तस्वीर लगाई हुई थी कि शायद कोई इसका सुराग पाले। मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि डैना उनसे सिर्फ 20 मिनट के फासले पर है। उन्हें पता नहीं था कि वो सब्जियों के बाग में दफन है। वो नहीं जानते थे कि वो खुश मिजाज बूढ़ा आदमी जिससे उन्होंने डैना के बारे में पूछा था और जिसने हमदर्दी से मुस्कुराते हुए इस बारे में लाइल्मी का इजहार किया था, वो ही बूढ़ा आदमी डैना का कातिल था। उन लापता लड़कियों में से 2 का कभी सुराग नहीं मिला, मगर उनमें से एक की अंगूठी और दूसरी का नेकलेस मेरे दादा की घर में रखी तिजोरी से बरामद हुआ। ये दोनों लड़कियां सबसे पहले लापता हुई थीं। लापता होने वाली नवीं और आखिरी लड़की मेरे उनके फॉर्म पर जाने से सिर्फ 3 दिन पहले गायब हुई थी। मकामी अखबार ने इस बारे में सिर्फ एक कालमी मुख्तसर सी खबर लगाई थी। वो लड़की मकई के खेतों के पास बने डेरे के तहखाने से उदे मरी हालत में बरामद हुई। पा इस तरफ किसी को नहीं जाने देते थे और उनका कहना था कि चूंकि वहां उनके औजार और मशीनरी वगैरह रखी है, इसलिए वहां जाना नुकसानदेह हो सकता है, और उनसे किसी ने इस बारे में एक बार भी सवाल नहीं किया था। इस लड़की का नाम पॉलिन स्मिथ था और उसने लकड़ी के इस सुतून पर जिससे पा ने इसे बेरहमी से बांधा हुआ था अपने नाखून और खून से सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, अरसी कोई। पुलिस एहलकार इस लफ्ज़ का मतलब नहीं समझ सके और ना ही उन्हें इससे कोई दिलचस्पी थी। मगर पा की मौत ने उनके दिमागों को चकरा कर रख दिया था, और जो कुछ मैंने उन्हें इस बारे में बताया था वो इसे हल्क से उतारने के लिए तैयार नहीं थे। उनका आज तक ऐसे किसी केस से साबिका नहीं पड़ा था और उनकी समझ से बाहर था कि वो क्या करे। मगर वो इस वजह से परेशान नहीं थे कि इतनी लड़कियां बेदर्दी से कत्ल हुई थीं, न इस वजह से कि आज तक किसी ने इन वाकयात की संजीदगी से तफ्तीश नहीं की थी, न इस वजह से कि मकामी जंगलात से पार वफाकी हुकूमत ने इस बारे में कभी सोच विचार करने की जहमत गवारा नहीं की थी।
वो सिर्फ मेरे पा और उनके जानवरों की पर असरार मौत पर अंगुष्ठ बदंदा थे। इस रात के बाद सालों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। उन बाजुहे के तसव्वुर ने कभी मुझे चैन से नहीं सोने दिया जो इस रात पा को घसीट कर जमीन के नीचे ले गए थे। मेरे ग्रैंडपा को जिसने अपनी शिकार लालकियों के मुर्दा जिसमें उगने वाली सब्जियां मुझे खिलाई थीं। मगर मुझे ख्वाब में कभी वो रीछ के सर वाली मखलूक नजर नहीं आई। अलबत्ता जब एक बार मैं उन ख्वाबों की शिद्दत से दिमागी तवाज़ुन खोने वाली थी तो एक बार मैंने इसकी मौजूदगी महसूस की और मेरे ज़हन ने इसकी सरगोशी सी गूंजी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम एक मासूम हो। इसके बाद मैं इस काबिल हुई कि इस रात जो कुछ हुआ था इसे दोबारा सोच सकूं। मैंने कई हफ्तों तक तहकीक का पुराने आर्टिकल्स का मुताला किया और इस दहशतनाक सलूक के बारे में बार बार पढ़ा जो पा ने उन मासूम लड़कियों के साथ किया था। तब एक दिन अचानक मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। ये जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में पिन्हा था और वो लफ्ज़ था अरसिकोई। इस बारे में अगरचा मुफस्सल मालूमात नहीं थी मगर इतनी ज़रूर थीं जिनसे मेरे लिए ये गुत्थी सुलझ गई। ये एक नाम था। ये एक ऐसी मखलूक का नाम था जिसे इस जदीद अहद में भला दिया गया है। जो कुछ मैंने पढ़ा इससे सिर्फ इतना पता चल सका कि अरसिकोई या तो आग का देवता था या फिर जंग का, मगर मकामी अमरीकियों की इस देवमाला में इसका मकाम वाज़े तरीन था। वो एक अजीम मगर पर असरार रूह थी जिसे इंतहाई खतरे की हालत में मदद के लिए पुकारा जाता था। पॉलिन स्मिथ को पता था कि रेड इंडियन नस्ल से होने के बाइस अमरीकी हुकूमत इसकी गुमशदगी पर कोई तवज्जो नहीं देगी, इसलिए इसने अपने यकीन से काम लिया था। पॉलिन को पुलिस पर यकीन था, ना हुक्काम पर जिन्होंने इस जैसी लापता हुई न जाने कितनी लड़कियों की फाइलें बेतवज्जुही से एक तरफ उठाकर फेंक दी थी। पॉलिन को मीडिया पर भी यकीन नहीं था जिसने बीच के सफ़हात में इसके बारे में एक मामूली सी खबर लगाने के सिवा और कुछ नहीं किया थे। पॉलिन को इस साइन बोर्ड पर भी यकीन नहीं था जहां इसकी तस्वीर लगी थी जिसे हज़ारों लोग रोज़ाना देखने के बावजूद भी नहीं देखते थे। पॉलिन को उन सब से बड़ी किसी ताकत पर यकीन था और उसने इसे दिल की अथाह गहराइयों से पुकारा था और अरसिकोई ने इस के यकीन की लाज रखते हुए इसकी पुकार का जवाब दिया।